हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 11 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में वेरी शॉर्ट नोट्स। तो शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। और बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। बच्चों, इसमें किया हुआ है जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें डिफाइन करता हुआ क्या ऑर्गेनिज्म, उसकी डाइवर्सिटी लाइफ, इनके बारे में, और सिस्टमेटिक मेथड्स जिसे हम टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, वो उन सब की स्टडी और क्लासिफिकेशन, और जो एम्फसाइज करेंगे किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को, और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म in biological knowledge, and tools like taxonomy aids to facilitate the study of organism। यानी कि इस अध्याय में हम जीव विज्ञान की जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे, और जीवित प्राणियों को परिभाषित करने वाली जो उसकी विशेषताएं हैं, जैसे जीवन की विविधता है, और उन्हें अध्ययन करने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए वर्गीकृत करने की जो व्यवस्थित विधियां हैं, जैसे टैक्सोनॉमी, वर्गीकीय, सिस्टमेटिक्स, वो सभी इसमें हम शामिल करेंगे। और जीवन की विशेषताओं, जीवन के जैविक ज्ञान को व्यवस्थित करने के महत्व, और जीवों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए हम इस टैक्सोनॉमी की सहायकों पर जोर देकर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो व्हाट इज़ लिविंग, जीव क्या है। तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग एंटाइटीज बाय ए यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो जीवित प्राणी है वो इन नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनसे विशिष्ट कैरेक्टर्स हैं, लक्षणों के द्वारा क्या है, अलग किए हुए हैं। यहाँ लक्षण और आएंगे, विशिष्ट लक्षणों के द्वारा अलग किया गया है, और ये सभी कलेक्टिवली डिफाइन करते हैं किसको, लाइफ को, और डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से। यानी कि ये सभी लक्षण हैं सामूहिक रूप से जीवन को परिभाषित करते हैं और जीवित प्राणियों को निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो विशेषताएं हैं उनमें है पहली ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ रेफर करती है इंक्रीज इन द मास और साइज थ्रू सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट। यानी कि जो ग्रोथ है वो हाइट, मास और साइज में जो ग्रोथ इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है, उसको डिफाइन करती है, उसको रेफर करती है। और ये इंक्रीजमेंट जो है किसमें, मास और साइज में, किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट के द्वारा। यानी कि कोशिका वृद्धि का अर्थ है कि कोशिका विभाजन या कोशिका वृद्धि के माध्यम से उसके भार और आकार में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इंटरनल और एंड irreversible. Non-living objects like crystals grow by external accumulation which is reversible। यानी कि जो नॉन लिविंग, जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म है, उनमें जीवों की जो वृद्धि है वो आंतरिक और अपरिवर्तनीय होती है, जैसे कि एक बीज का पेड़ बनना। एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, सीडलिंग ग्रोव्स इनटू ट्री। और निर्जीव वस्तुएं होती है जैसे क्रिस्टल है, इनके अंदर इसकी जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ कैसे होती है, रिवर्सिबल होती है, क्योंकि ये क्या होता है, पदार्थों के एक के ऊपर एक एकत्रित होने से संचय के कारण होती है। जैसे कि एग्जांपल है, ए प्लांट ग्रोव्स बाय इंक्रीजिंग सेल नंबर। तो ये तो है लिविंग प्लांट का एग्जांपल। और नॉन लिविंग की बात है तो स्टेलेक्टाइट ग्रोथ बाय मिनरल डिपोजिशन। यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनमें उपापचय से संबंधित नहीं होती है, और डिपोजिशन के द्वारा उनकी क्या होती है, ग्रोथ
होती है। तो ग्रोथ क्या होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसोसिएट रहती है मेटाबॉलिज्म से, जबकि नॉन लिविंग में इस प्रकार का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होती है। दूसरे कैरेक्टर है लिविंग का, लाइफ का, वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स टू एंश्योर स्पीसीज कॉन्टिन्यूअली। इट कैन बी सेक्सुअल यानी कि इन्वॉल्विंग गैमेट्स फ्यूजन बाय ह्यूमंस, और एसेक्सुअल जिनमें कि सिंगल पेरेंट या बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो यानी क्या होता है, प्रजनन एक वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूसिंग होती है, यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, जिससे कि कंटिन्यूटी जो है उसको, निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। और यह रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है जैसे कि ह्यूमन्स के अंदर गैमेट्स की सहायता से, और एसेक्सुअल भी हो सकता है जैसे कि सिंगल पेरेंट के द्वारा, यानी कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन से होता है वैसे। और सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोल्स हैं, वर्क बीज हैं, वो स्टेराइल भी हो सकती है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट दिस डज नॉट नेगेट दियर लिविंग स्टेटस। लेकिन अब ये सभी स्टेराइल तो हैं, लेकिन फिर भी क्या है, लिविंग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अकेला रिप्रोडक्शन ही लाइफ के कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रॉग के अंदर, तो फ्रॉग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स के द्वारा होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हाइड्रा के अंदर बडिंग के द्वारा होता है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल्स सर्वाइवल, बट इट क्रिटिकल फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो व्यक्तिगत रूप से जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं है, लेकिन उसके जो स्पीसीज है उसके सर्वाइवल के लिए या निरंतरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थर्ड कैरेक्टर है लिविंग का, लाइफ का, वो है मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय या चयापचय। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म दैट सस्टेन लाइफ। इट इंक्लूड्स एनाबॉलिक लाइक एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस यानी कि बिल्डिंग अप, एंड कैटाबॉलिक जैसे कि रेस्पिरेशन जिसमें ब्रेकिंग डाउन होता है। तो प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म अनलाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यानी कि जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो सभी प्रकार की रिएक्शंस का एक सम होता है, इसमें जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए आवश्यक होती है। बच्चों इसमें जो मेटाबॉलिज्म है दो प्रकार के रिएक्शन से बना होता है, पहला तो है एनाबॉलिक, दूसरी है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक तो कैसी होती है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती है जिससे कि भोजन बनाया जाता है या फिर जो न्यूट्रिशन इकट्ठे किए जाते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिक होती है जिसमें ये जो जितने भी जैसे कि फैट या कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उनका ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के द्वारा। तो ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो चयापचय जीव में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है जो जीवन को बनाए रखता है। इसमें उपचय उदाहरण के लिए जैसे प्रकाश संश्लेषण है, और अपचय जैसे कि श्वसन है, इस प्रकार की क्रियाएं शामिल होती है। और सभी जीव प्राणी उपापचय प्रदर्शित करते हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें इस मेटाबॉलिज्म के, तो प्लांट्स कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनटू ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शन है, और ह्यूमंस ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को फॉर एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन के टाइम। तो यह है कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि उपचयी विक्रियाएं वो हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके प्लांट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। जबकि अपचयी या अपचयन विक्रियाएं वो हैं जैसे मनुष्य के अंदर श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज है वो टूटता है और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मेटाबॉलिज्म अकर्स इन एवरी सेल एंड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिज्म है बच्चों वो सभी सेल्स के अंदर होता है और ये एसेंशियल होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए,
बॉडी की टूट फूट की रिपेयर के लिए और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ के, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, और ये सेल्स हैं जो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि संगठनात्मक या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल्ड, और मल्टी सेलुलर जैसे कि ह्यूमन्स हैं जिसमें मैनी सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड होती है फंक्शन के लिए। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर अमीबा और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल देखें तो ह्यूमन्स और जो भी प्रोटोजोन्स हैं उससे ऊपर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जांपल जैसे एक और है पैरामीशियम यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, और मैंगो ट्री मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है। फिर एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वह कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। तो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। जो चेतना है वो क्या है? एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की जिससे वो एनवायरनमेंट के उद्दीपन है, स्टिमुलाई है, उनके प्रति उनको ग्रहण कर सके और उनके प्रति रेस्पॉन्ड कर सके। द एनिमल्स इट इज़ एविडेंट थ्रू सेंसरी organs like responding to heat or sound. Plants exhibit consciousness through response like phototropism, growth towards the light, और geotropism, growth towards the gravity. तो हम इसमें देखें कि एनिमल्स हैं वो कॉन्शियसनेस कैसे प्रदर्शित करते हैं कि जैसे कि साउंड या हीट के प्रति रेस्पॉन्स करके, और इस रेस्पॉन्स के लिए सेंसरी ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये जो कॉन्शियसनेस है वो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चों? जिधर सनलाइट आती है उधर की साइड में ग्रोथ होना, और जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जिधर वाटर होता है यानी कि जो रूट्स का है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ होना। तो ये कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। तो जैसे एक और हम देखें तो मिमोसा पुडिका फोल्ड कर लेते हैं अपने लीव्स को जब हम उनको टच करते हैं। जैसे प्लांट्स में होता है ना, मिमोसा पुडिका नाम का जो प्लांट्स है उसको हम जब स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियां अपने आप को सिकुड़ लेती है। और ऐसे ह्यूमन्स में है तो विड्रो दियर हैंड फ्रॉम ए हॉट सरफेस, और जैसे मनुष्य है वो क्या है कि गर्म सतह पर हाथ लगाते ही हाथ पीछे कर लेता है। तो ये दोनों ही किसके? कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस वेरीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। एनिमल्स हैव नर्व सिस्टम फॉर रैपिड रेस्पॉन्स वाइल प्लांट्स रेस्पॉन्स आर स्लोअर एंड ह्यूमन्स ड्राइवन। यानी कि जो कॉन्शियसनेस है वो मनुष्य और पादपों में अलग अलग तरीके से भिन्न हो सकती है। कि जैसे एनिमल्स में तो नर्वस सिस्टम होता है जिससे कि त्वरित संचरण यानी कि क्विक रेस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलाई के बीच, और जबकि प्लांट्स में है जो रेस्पॉन्स कैसा होता है? स्लोअर होता है और हार्मोन से प्रेरित होता है। तो नो सिंगल कैरेक्टर्स डिफाइन लाइफ, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रेट्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं 4-5 ऊपर, वो सभी सिंगल कैरेक्टर किसी भी तरीके से लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए विभिन्न ट्रेट्स यानी कि विभिन्न जो लक्षण हैं उन सभी को आपस में मिला करके हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ from forms on earth including plants, animals, microorganisms and their ecosystem। तो बच्चों
बायोडाइवर्सिटी एक प्रकार का शब्द है, वो किसको रेफर करता है? इस पृथ्वी पर जो जीवन है, जो लाइफ है, उसकी वेराइटी को, विविधता को प्रदर्शित करता है। और हम इस डाइवर्सिटी के अंदर जैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन सभी को अपन इसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, और उनके इकोसिस्टम को भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन with many more especially microorganism and insects yet to be discovered। तो हम देखें तो लगभग 17 से 18 लाख स्पीसीज़ हैं जो हम जानते हैं, जबकि इनमें से कुछ तो ऐसी हैं स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और इंसेक्ट्स की जिनको अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। तो इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का? तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी है वो सपोर्ट इकोसिस्टम, प्रोवाइड्स रिसोर्स like food, medicine, timber, and maintain ecological balance. It is crucial for human survival and environmental stability। तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्रों को सपोर्ट करती है और संसाधन उपलब्ध कराती है। क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराएगी? फूड, मेडिसिन और लकड़ियाँ आदि। और मेंटेन करती है किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। और ये क्या है? मनुष्य के ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, मनुष्य के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और पर्यावरण की स्टेबिलिटी, संतुलन को बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी आवश्यक है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो देखो, मिलियंस ऑफ द स्पीसीज स्टडिंग ईच इंडिविजुअली इज इम्प्रैक्टिकल। अगर हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? क्योंकि बच्चों इतनी सारी 17-18 लाख स्पीसीज़ हैं, इनको अगर हम इंडिविजुअली एक को इनके बारे में अगर स्टडी करें तो वो तो एक प्रकार से अव्यावहारिक है। तो इसलिए हम क्लासिफाई करते हैं इन ऑर्गेनिज्म को इनके ग्रुप्स के अंदर, जो कि इनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं आइडेंटिफिकेशन को और उसकी स्टडी को। तो हम इनको क्लासिफाई करेंगे जैसे कि सभी बिग कैट्स, टाइगर, लायंस अंडर द जीनस पैंथर, और उनकी इस प्रकार से एक ही जीनस के अंदर लायन, टाइगर, इनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में कॉमन होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स इकोसिस्टम, मेकिंग क्लासिफिकेशन क्रिटिकल फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो जो बायोडाइवर्सिटी की जो हानि होती है ना, किससे होती है? ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन से और क्लाइमेट चेंज के कारण। इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें खतरा पड़ता है और जैव विविधता के को इफेक्ट करता है। देखो, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग, describing and classifying organism to groups based on shared characters। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, डिटरमाइंग वेदर द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ए नॉन ग्रुप। तो पहला है नोमेनक्लेचर। तो असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म, ये नोमेनक्लेचर के अंदर किया जाता है। और क्लासिफिकेशन क्या होता है? इनको ग्रुपिंग करते हैं बेस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर। तो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन दोनों ही एक प्रकार से डिफरेंट टर्म है। तो क्लासिफिकेशन में तो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं और नोमेनक्लेचर में उन ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। सिस्टमेटिक्स क्या है बच्चों? सिस्टमेटिक्स स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म incorporating taxonomy but focusing on phylogenetic evolutionary connections। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक एक प्रकार से स्टडी है इवोल्यूशनरी रिलेशंस, जो रिलेशनशिप है उनके लिए और ऑर्गेनिज्म के बीच में, और इनकॉर्पोरेटिंग टैक्सोनॉमी और फोकसिंग करते हैं फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी कनेक्शंस के लिए। तो सिस्टमेटिक्स रिवील्स दैट बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल एंसेस्टर्स। तो इस सिस्टमेटिक्स से हम ये भी पता लगाते हैं कि ये जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो एक दूसरे से, इन ऑर्गेनिज्म से क्या है?
कुछ न कुछ रिलेशन रखता है। और जैसे कि इसी सिस्टमेटिक से पता चलता है कि जो एवीज हैं वो रेप्टाइल से बने होते हैं, यानी कि उनके एवीज के जो पूर्वज हैं वो रेप्टाइल्स थे। तो नोमेनकल्चर is the process of assigning scientific names to organisms to ensure universal identification and avoid confusion from local names। तो क्या है, नोमेनकल्चर एक प्रकार का साइंटिफिक नेम्स है जो ऑर्गेनिज्म को उसके यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है और लोकल नेम्स के साथ जो कन्फ्यूज़न होती है उनसे बचाती है। तो बाइनोमिनल नोमेनकल्चर यानी कि द्विपद नामकरण, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था बच्चों? ये डिस्कवर्ड किया था कैरोलस लिनियस ने। इसमें क्या है कि सभी स्पीसीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं नेम के। पहला पार्ट तो होता है जीनस नेम, दूसरा होता है स्पीसीज का नेम। तो जो जीनस नेम है उसको तो अपन जेनरिक नेम बोलते हैं और एक कैपिटल लेटर्स के अंदर होता है। दूसरा स्पीसीज नेम होता है वो लोअर केस में होता है, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखें लोइन का, तो लोइन का नाम है पैंथेरा लियो। तो जो पैंथेरा इसका जीनस नेम है, लियो इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। ह्यूमन का होमोसेपियंस होमो जीनस नेम या जेनरिक नेम और सेपियंस इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा इसका स्पेसिफिक जेनरिक नेम है और इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। इस बाइनोमिनल जो नोमेनकल्चर है इसको लिखने के कुछ नियम है। तो पहला तो क्या है, नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड, यानी कि जो नेम्स हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं या फिर लैटिनाइज्ड लिखे जाते हैं। दूसरा, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ए यूनिक नेम, तो सभी ऑर्गेनिज्म जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नेम होता है। जो जीनस नेम है जिसे कैपिटलाइज्ड लेटर में लिखा जाता है और स्पीसीज नेम है उसको लोअर केस में लिखा जाता है। नेम आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय, और जो इनके जो नेम्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे कि केट का है अलग अलग लैंग्वेज में इसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन फेलिस कैटस इसका यूनिवर्सल नेम है। तो बच्चों इस नोमेनकल्चर के लिए कुछ कोड्स हैं, कुछ पद्धतियां हैं, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर जो प्लांट्स का नेम डिसाइड करती है, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर जो कि एनिमल्स का नेम डिसाइड करती है। इसी प्रकार से कुछ और कोड्स हैं जैसे ICBN बैक्टीरिया के लिए और ICVN ICTV ये किसके लिए है, वायरस के लिए। अब बाइनोमिनल नोमेनकल्चर स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ग्लोबली एंश्योरिंग क्लैरिटी इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन। तो द्विपद नामकरण है वो वैश्विक स्तर पर नामकरण को मानकीकृत करता है जिससे वैज्ञानिक कम्युनिकेशन में स्पष्टता सुनिश्चित होती है। तो बच्चों जो बाइनोमिनल नोमेनकल्चर है ना वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है और इसकी जो क्लैरिटी है वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट ए वन स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन है ना ऑर्गेनिज्म का केवल एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रकार का सिस्टम है जो कि ऑर्गेनिज्म को अरेंज करता है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, और वो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल तक। यानी कि जीवों का वर्गीकरण एक स्तरीय प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये जीवों को उच्चतम से निम्नतम स्तर तक विभिन्न चरणों में व्यवस्थित करते हैं। तो इसके डिफरेंट लेवल्स क्या क्या है क्लासिफिकेशन से के, तो बच्चों सबसे बड़ा जो लेवल है वो है किंगडम, फिर है फाइलम। फाइलम है वो आता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और अगर प्लांट्स के लिए है तो डिवीजन। फिर उससे प्लांट्स में फाइलम डिवीजन में न्यू क्लास, नेक्स्ट जो कैटेगरी है टेक्सा है वो क्या होता है, क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो हर एक कैटेगरी है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रेफर करती है।
और हम इस रैंक को इस टर्म देते हैं, इसका नाम है टैक्सॉन। तो हर एक, जैसे किंगडम में एक प्रकार से एक टैक्सॉन है, फाइलम में अलग टैक्सॉन है, क्लास अलग टैक्सॉन है। और इसका जो प्लूरल नाम बोले टैक्सॉन्स को तो हम क्या बोलेंगे, टैक्सा। ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। तो बच्चों ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो बायोलॉजिकली उनकी जो जैविक इकाइयाँ हैं वो अलग अलग होती है, न कि उनकी शारीरिक दृष्टि के आधार पर या उनको देखकर हम समान जीवों के समूह में नहीं बांटते हैं। दिस टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये सब मिलकर एक प्रकार से टैक्सोनॉमिक या वर्गीय पदानुक्रम को निर्माण करती है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोअर कैटेगरी। तो क्या होती है बच्चों, ये सभी ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, किंगडम हो, सभी के अंदर जो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो तो है क्या, किंगडम। और सबसे निचली कैटेगरी क्या आती है, उसकी स्पीसीज आती है। तो स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मार्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल etc। तो स्पीसीज क्या है, एक प्रकार से वर्गीकरण की मूल इकाई है और ये पादपों का या एनिमल्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल यानी कि शारीरिकी, कोशिकीय और भ्रूणीय, ये इसमें क्या होती है, एक प्रकार से इन सभी गुणों के आधार पर इनका समायोजन किया जाता है। और ऑर्गेनिज्म इन द स्पीसीज दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और जो स्पीसीज में वही जीव आते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकें, अंतःप्रजनन कर सकें और अपने जैसे प्रजनन योग्य नए जीव उत्पन्न कर सकें, जैसे कि होमो सेपियंस ह्यूमन्स हैं, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो है, सोलोनम ट्यूबरोसम पोटैटो है और पैंथेरा लियोलॉइन है। ये सभी अपने आप में एक अलग स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं। द स्पेसिफिक एपिथेट नेम रिप्रेजेंट स्पीसीज नेम। तो इसी प्रकार से जो स्पेसिफिक एपिथेट नेम है वो स्पीसीज के नेम को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट कौन सा है बच्चों, होमो सेपियंस में सेपियंस है, मैंजिफेरा इंडिका में इंडिका है और सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो में लियो। ये सभी स्पेसिफिक एपिथेट नेम है। नेक्स्ट है बच्चों जीनस। जीनस क्या होता है, स्पीसीज से जस्ट ऊपर का टैक्सॉन होता है। तो ए जीनस इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो यानी कि आपस में निकटतम जो जातियों का समूह होता है उसे हम जीनस बोलते हैं। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजिना। तो ये सभी में ये तो है इनके जीनस और ये तीनों है इसके अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे ये तीनों जीनस हैं और इनमें आपस में कोई ना कोई थोड़ी बहुत समानताएं होती है। जैसे अब नेक्स्ट है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। तो यहाँ पे पैंथेरा इनका क्या है, जीनस है। और ऐसे इसी प्रकार से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका एलरेसिया, ब्रेसिका निग्रा। तो ये सभी क्या हैं, ब्रेसिका इनका जीनस है। जीनस से जस्ट अबव जो टैक्सॉन है वो क्या है, फैमिली। तो फैमिली इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा शोविंग लेसर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इन कंपैरिजन टू जीनस एंड स्पीसीज। तो जो फैमिली है वो एक ग्रुप होता है रिलेटेड जेनरा का, लेकिन इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो जीनस और स्पीसीज से थोड़ी कम होती है। तो देखो नेम ऑफ ए प्लांट फैमिली यूजुअली एंड्स विद ए सफिक्स CEAE, यानी कि सी लगेगा। अगर प्लांट फैमिली के नाम के पीछे की साइड में उपसर्ग क्या लगता है, सी लगता है। और इसी प्रकार से एनिमल फैमिली में यूजुअली IDAE ये वाला सफिक्स लगाया जाता है। जैसे कि फेलिस कैटस
पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सभी की फेलिडी फैमिली के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट टैक्सोन है बच्चों, वो है ऑर्डर। तो जनरली ऑर्डर आर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो जनरल ऑर्डर है ना, वो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आता है और इसमें आइडेंटिफाइड होता है किसके ऊपर, एग्रीगेट कैरेक्टर्स के ऊपर। कुछ ही विशेषताएं इसके अंदर समान होती है। तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं सिमिलर, वो इन जेनरा और फैमिली से भी कम मात्रा के अंदर एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। जैसे कि हम कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसके अंदर हम फेलिडी और कैनिडी दोनों ही फैमिलीज को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्लास। जो कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, तो यानी कि जो समान कैटेगरी है कौन सी ऑर्डर की, उनको हम क्लास के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये सभी फिर क्लास किसके अंदर इंक्लूड आएंगे, लास्ट में फाइलम के अंदर। जैसे कि मेमेलिया एक प्रकार से क्लास है जिसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। फाइलम ये डिवीज़न। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो हायर होती है किससे, क्लास से, लेकिन लोअर रैंक होती है किससे, किंगडम से। तो यानी कि फाइलम है जो क्लास से ऊपर की रैंक और किंगडम से नीचे की रैंक होती है। अब यहाँ पर एनिमल्स के लिए तो फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है और प्लांट्स के लिए डिवीज़न वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे पोलोपिटेली, गेमेटोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी, ये सभी क्या हैं, क्लासेस हैं जो कि एक डिवीज़न डाइकोटिलिडोनी के अंदर रखा जाता है। इसी प्रकार से जो क्लास है पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ये सभी नोटोकॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रखा जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हाईएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी की, जो हाईएस्ट टैक्सोन है वो है किंगडम। और ये क्या है कि हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो शेयर ऑफ ए सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स, यानी कि एक दूसरे से सम्मिलित कुछ फीचर्स के आधार पर इसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट वेरियस किंगडम्स के अंदर रखा जाएगा और उसका नाम होगा प्लांटी। और इसी प्रकार से सभी एनिमल्स को उनके डिफरेंट फाइला इंक्लूड करके एक किंगडम में रखा जाता है जिसे कहते हैं एनिमेलिया। अब बच्चों यहाँ आपके पास एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में कुछ एनिमल्स के और प्लांट्स के नेम है जिन्हें हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। तो देखो मैंगो है और उनकी टैक्सोन के बारे में भी लिखा हुआ है, पूरा हायरार्की इसमें लिखी हुई है। मैंगो का साइंटिफिक मैंजीफेरा इंडिका है और इसका जीनस मैंजीफेरा, इसकी स्पीसीज है इंडिका, फैमिली है एनार्किडेसी और ऑर्डर है स्पेंडिलिया, है ना। क्लास है इसकी डाइकोटिलिडेनी और इसका फाइलम है एंजियोस्पर्मी। तो इस प्रकार से हम इस पूरी टेबल को आसानी से देख सकते हैं और इसमें लगभग 10 एनिमल्स और प्लांट्स इंक्लूडिंग दोनों का हमने इसमें क्लासिफिकेशन दिया है। अब बच्चों हम इनको याद करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो जैसे कि वीट है, तो वीट कौन सी क्लास के अंदर, टैक्सोनॉमी के कौन सी क्लास में इंक्लूड होता है, तो हमें इसके लिए मोनोकाइटोलिडीनी के अंदर इसको रखते हैं। तो यानी कि हमें इनकी जो हायरार्की है इसको भी याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम और देखते हैं। जैसे फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को बोलते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को बोलते हैं। और इसी तरीके से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल हो गए, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को बोलते हैं।
और द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है बच्चों, स्पीसीज होती है। और जॉन रे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीसीज वर्ड दिया था। तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट अलग से फैक्ट्स हैं जिन्हें भी हमें याद करने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये था आपका पहला चैप्टर साइंस बायोलॉजी 11th क्लास। अब हम देखेंगे इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।